हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल कुमार तिवारी शेक्सपियर क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। यह केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोग अपने पहले चैप्टर ठोस अवस्था के 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे। ठीक है, वह इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट वीडियो था। आज का वीडियो इस चैप्टर का पार्ट सेकंड वीडियो होगा। ठीक है, तो वहाँ आपको जितने भी प्रश्न कराए गए हैं, जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि सभी के सभी प्रश्न आपके लिए बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न को काफ़ी अच्छी तरह से समझते हैं। सब लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। ठीक है, हमने कहा है अगर आप वीडियो पूरा ऑब्जेक्टिव आप कर जाते हैं, ठीक है, तो एक भी प्रश्न आपको इससे बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखेंगे 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है एक चतुष्फलक जालक में अर्ध व्यास अनुपात r प्लस r बटा r माइनस का मान होता है। अर्ध व्यास अनुपात यानी कि आपसे पूछ रहा है, देखेंगे अर्ध व्यास कहने का मतलब क्या, त्रिज्या। ठीक है, और धनायन की त्रिज्या तथा ऋणायन की त्रिज्या का मान आप अनुपात पूछ रहा है आपसे, किसके लिए, तो चतुष्फलक जालक के लिए। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि चतुष्फलक जालक में धनायन की त्रिज्या तथा ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात किसके बीच मिलेगा, तो 0.225 से 0.414 के बीच। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 22 नंबर देखेंगे क्या कह रहा निम्न में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान देते हो यहाँ हमने एक नोट डाल के रखा हुआ है। देखेंगे TiO है, CrO2 तथा ReO3। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे धातु के ऑक्साइड होते हैं जो धातु के समान ही विद्युतीय चालकता प्रदर्शित करते हैं, इसलिए धातु के समान विद्युतीय गुण दर्शाते हैं। ठीक है, तो आप इन तीनों को याद रखेंगे। देखेंगे तीनों में से कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो CrO2। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके CrO2 के अलावा अगर TiO भी होता चाहे ReO3 भी होता तो ये भी क्या होते, सही होते। क्लियर है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखेंगे क्या कह रहा है 23 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड ताप के अनुसार चालक या अचालक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ है TiO, बी दे रहा है SiO2, सी दे रहा है MgO और डी दे रहा है TiO3। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए भी आप याद रखेंगे VO, VO2, VO3 तथा TiO3। ठीक है, ये कुछ ऐसे ऑक्साइड हैं जिनके धात्विक एवं रोधी गुण जो होते किस पे निर्भर करते, ताप पर ही निर्भर करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे इस प्रश्न में इन चारों में से कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है TiO3। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन अपना क्या था। कह रहा है निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड ताप के अनुसार चालक या अचालक की तरह व्यवहार करता है, तो कौन सा ऑप्शन अपना सही है, ऑप्शन नंबर डी। आप याद रखेंगे ये तीन भी अगर दिया रहता तीनों में से कोई भी तो वो भी क्या होता, सही होता। तो इन चारों को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए 24 नंबर की तरफ चलते हैं। देखेंगे क्या कह रहा निम्नलिखित में किसमें फ्रैंकल दोष पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। हमने फ्रैंकल दोष के एग्जाम्पल में आपको कराया था कौन सा, AgBr। ठीक है, तो AgBr में कौन सा दोष पाया जाता है, फ्रैंकल दोष पाया जाता है। ठीक है, और एक चीज आपको यहाँ याद रखनी है कि ये जो AgBr होता है, ठीक है, एक ऐसा आयनिक ठोस है जिसमें शॉटकी दोष तथा फ्रैंकल दोष दोनों तरह के दोष पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक और तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसमें शॉटकी तथा फ्रैंकल दोनों दोष पाए जाते हैं, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, AgBr। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखेंगे 25 नंबर आपसे क्या कह रहा, कितने प्रकार के क्रिस्टल तंत्र ज्ञात हैं। ठीक है, तंत्र का इंग्लिश क्या होता है, सिस्टम। तो पूछ रहा है कितने प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम ज्ञात है, तो कितने प्रकार के ज्ञात है, तो 7। ठीक है, और इन 7 क्रिस्टल सिस्टम में देखेंगे विभिन्न प्रकार की एकक कोष्टिकाओं का इस्तेमाल करके कितने तरह के जालक बनाए जा सकते थे, तो 14 जालक बनाए जा सकते थे, जिसे हम लोग क्या कहते थे, ब्रेविस जालक। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखेंगे 26 नंबर क्या कह रहा है CaCl की क्रिस्टल संरचना है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि CaCl में क्या होता है, तो CS जो होता, CS आयन रहता बॉडी सेंटर्ड पर अंतः केंद्र में और 8 कोनों पर कौन उपस्थित रहता, क्लोराइड आयन। ठीक है, तो इसकी संरचना किस तरह की हो जाती, BCC तरह की। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे।
देखेंगे 27 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में प्रत्येक सोडियम के चारों ओर कितने क्लोराइड आयन होते हैं। तो हमने आपको बताया था कि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में प्रत्येक सोडियम के चारों ओर कितने क्लोराइड आयन होते हैं, तो 6 या 6 क्लोराइड, एक क्लोराइड आयन के चारों ओर पूछेगा कितने सोडियम के आयन होते हैं, तो Na+ पूछेगा आपसे कि Cl- के चारों तरफ कितने Na+ होते हैं। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे 6, या Na+ के चारों तरफ कितने Cl- होते हैं, तो क्या जवाब होगा 6। क्लियर है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे 28 नंबर क्या कह रहा, कह रहा है सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि मिलाने से बनता है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे सिलिकॉन हमने आपको बताया था क्या है, अर्धचालक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, अर्धचालक के एग्जाम्पल में हमने सिलिकॉन जर्मेनियम आपको बताया था। तो यहाँ देखेंगे कह रहा है सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि मिलाने से। ठीक है, कहने का मतलब क्या कि जो सिलिकॉन का अर्धचालक होगा उसमें हम ऐसी अशुद्धि मिलाएंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, ज़्यादा। जैसे हमने बताया था कि इसकी कितनी होती है संयोजकता, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते, 4। लेकिन जब हम वर्ग 15 के तत्व मिलाए थे यहाँ पे फास्फोरस, तो इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे, 5। तो इसके तुलना में इसकी जो अशुद्धि हम मिला रहे हैं उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ठीक है, तो जब हम सिलिकॉन में फास्फोरस डाल रहे थे अशुद्धि के रूप में, सिलिकॉन का अर्धचालक में फास्फोरस को अशुद्धि के रूप में मिला रहे थे, तो किस तरह का अर्धचालक बन रहा था, एन टाइप अर्धचालक। ठीक है, अगर यही आपसे पूछता कि सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि मिलाने से बनता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए था, पी टाइप अर्धचालक। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर देखते हैं, कह रहा है एफसीसी इकाई सेल की संकुलन क्षमता होती है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि एफसीसी हो या एचसीपी हो, ठीक है, तो इनकी क्या होती संकुलन क्षमता 74%। ठीक है, तो एफसीसी इकाई सेल की संकुलन क्षमता कितनी होती, 74%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्या कह रहा है, देखेंगे, कह रहा है किसी फलक केंद्रित जालक की एकक कोष्टिका में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होती है। ठीक है, तो देखेंगे एफसीसी जालक की एकक कोष्टिका में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखेंगे एफसीसी के लिए हमें पता है कि प्रभावी अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 4। ठीक है, कितनी होती है, 4। सिर्फ एकक कोष्टिका की बात कर रहा है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ देखेंगे, हमने बताया था कि चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, 2n। ठीक है, तो 2 और n का मतलब हमने बताया था अवयवी कणों, जिसको हमने गोला माना था, यानी गोलों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ एफसीसी की एकक कोष्टिका की बात कर रहा है। ठीक है, तो इस एकक कोष्टिका में प्रभावी अवयवी कणों की संख्या जितनी मिलेगी उससे हमने आपको बताया था कि गुणा किया जाता है। ठीक है, तो एफसीसी एकक कोष्टिका के लिए प्रभावी कणों अवयवी कणों की संख्या 4 होती है। ठीक है, तो जब हम यहाँ 2 × 4 करेंगे तो एफसीसी फलक केंद्रित यानी एफसीसी एकक कोष्टिका में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या हमें मिल जाएगी। जब 2 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्या कह रहा है, देखेंगे, कह रहा है जर्मेनियम अर्धचालक के साथ उपस्थित एएस है। ठीक है, तो जर्मेनियम अर्धचालक है और इसमें जब हम ए देखेंगे, जर्मेनियम क्या है, अर्धचालक है, और जब हम इसमें आर्सेनिक मिलाएंगे तो आर्सेनिक इसमें किस रूप में आएगा, अशुद्धि के रूप में। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि अर्धचालक में जो अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया होती है उसको तो हम लोग डोपिंग कहते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप याद रखेंगे, जिस पदार्थ को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है उसको डोपेंट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, डोपेंट के नाम से। क्लियर है, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलेंगे 32 नंबर देखेंगे क्या कह रहा, कह रहा है यदि एक गोला एकक कोष्टिका के किनारे पर है तो एकक कोष्टिका में उसकी कितनी साझेदारी होगी। ठीक है, तो देखेंगे अगर कोई अवयवी कण एकक कोष्टिका के किनारे पर है तो उस एकक कोष्टिका में उसकी भागीदारी कितनी होती, 8। ठीक है, हमने पढ़ा है एक एकक कोष्टिका में कितने कोने होते हैं, 8। ठीक है, तो उस कोने पर उपस्थित अवयवी कण अगर वो एकक कोष्टिका किसी क्रिस्टल में शामिल है तो उस अवयवी कण की उस स्पेशली एक एकक कोष्टिका में भागीदारी कितनी होती, तो 1/8।
ठीक है। तो इसी को हमें प्रतिशत में बदल देना है। परसेंटेज में ऑप्शन दिया हुआ है तो 1/8 गुने जब हम 100 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कितना प्रतिशत मिलेगा, तो 12.5%। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के तरफ चलते हैं, देखेंगे 33 नंबर क्या कह रहा ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व है। ठीक है, ऑप्शन पहला दे रहा है एल्युमिनियम, दूसरा दे रहा है सिलिकॉन, तीसरा दे रहा है कॉपर और चौथा क्या दिया, जिंक। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में जो प्रयुक्त होने वाला तत्व होता वो कौन सा होता, सिलिकॉन। ये अर्धचालक होता और इसका इस्तेमाल किया जाता कहाँ, ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में। ठीक है, आगे देखेंगे 34 नंबर क्या कह रहा यदि बैंड गैप 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, तो वह क्या होगा। ऑप्शन ए दे रहा विद्युत रोधी, बी दे रहा अर्धचालक, सी दे रहा सुचालक और डी दे रहा कुचालक। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हमने आपको लास्ट में दिया हुआ था, याद बोला था हमने कि आप इसको याद रखेंगे बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अर्धचालक और कुचालक की व्याख्या। ठीक है, तो देखेंगे ये दो तरह के बैंड होते थे, एक को चालन बैंड कहते थे हम लोग और एक को संयोजी बैंड कहते थे। संयोजी बैंड में क्या होते थे, इलेक्ट्रॉन होते थे कहाँ, अगर चालन बैंड में आसानी से चले जाते थे तो उसको हम लोग क्या कहते थे, चालक। ठीक है, मुश्किल से जा पाते थे थोड़ा तो अर्धचालक और एकदम से नहीं जा पाते थे तो कुचालक हम कहते थे। ठीक है, तो देखेंगे अगर इन दोनों चालन बैंड के बीच गैप 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, चालक होगा। याद रखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, चालन बैंड के बीच जो ये दोनों बैंड जो है इनके बीच अगर गैप 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो क्या होगा, चालक। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच गैप 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो क्या होगा, अर्धचालक। ठीक है, अगर इन दोनों बैंड के बीच गैप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो क्या कहलाएगा, वो कुचालक। ठीक है, तो 0 बैंड के बीच गैप अगर 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो सुचालक, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो अर्धचालक और 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो क्या कहेंगे, कुचालक। ठीक है, इसको आप अपने नोटबुक में नोट भी कर लीजिएगा, याद रखेंगे इन तीनों पॉइंट को। तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन के अनुसार अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बैंड गैप कितना दे रहा है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो क्या होगा, अर्धचालक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है कि यदि Ni 0.98 और O 1.00 में Ni+2 का प्रतिशत आपसे पूछ रहा है। Ni 0.98 फिर O 1.00 में Ni+2 का प्रतिशत आपसे पूछ रहा है। इस Ni2+ आयन का प्रतिशत कितना होगा इसमें। ठीक है, तो देखेंगे पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते। देखेंगे Ni 0.98 यानी निकल 0.98 और ऑक्सीजन 1.00 में हम आपसे पूछे कि निकल परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु का अनुपात कितना होगा। तो देखेंगे जब निकल और ऑक्सीजन का अनुपात निकालेंगे तो देखेंगे निकल की मात्रा यहाँ पे दी हुई है कितनी, 0. निकल के परमाणुओं की संख्या अगर हम पूछे तो देख रहे हैं जब अनुपात निकालेंगे तो यहाँ इसके लिए दिया हुआ है 0.98 और इसके लिए दिया है 1.00 दिया है ना। तो जब 0 निकल और ऑक्सीजन का अनुपात निकालेंगे तो 0.98 बटा 1.00 ये इसका क्या है, मूलानुपाती सूत्र है। तो मूलानुपाती सूत्र हम लोग किस तरह से लिख रहे थे, पहले अनुपात निकाल रहे थे तभी ना, दोनों का जो अनुपात मिल रहा था वो इसके साथ लगा दे रहे थे। तो निकल के साथ 0.98 है और ऑक्सीजन के साथ 1.00 है। तो जब दोनों का अनुपात निकालेंगे तो यहाँ देखेंगे दशमलव से दशमलव कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा 98/100। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपसे कहे कि निकल के कुल परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 6। ठीक है, और ऑक्सीजन के कुल परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, निकल के कुल परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 98, और ऑक्सीजन के कुल परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 100। क्लियर है। तो अब देखेंगे अगर ये इसमें हम Ni+2 आयन की संख्या को x मान लें। ठीक है, तो देखेंगे ये जो सूत्र आपको दिया हुआ मूलानुपाती सूत्र, इसमें निकल के दो तरह के आयन की उपस्थिति होती है। ठीक है, एक तो Ni+2 आयन होता है और एक Ni3+ होता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो अगर Ni+2 आयन की संख्या को x मान लिया जाए, ठीक है, तो Ni+3 की आयन की संख्या कितनी हो जाएगी, तो जब Ni+2 की संख्या x और निकल के कुल परमाणुओं की संख्या आप देख रहे हैं 98 है। ठीक है, तो 98 में से x कम कर देंगे तो किस आयन की संख्या मिल जाएगी, Ni+3 आयन की। ठीक है, तो अब देखेंगे अब अगर हम यहाँ कुल आवेश की बात करें, ठीक है,
तो हमें पता है कि जितना प्लस चार्ज वाला होना चाहिए उतना ही कितना होना चाहिए माइनस चार्ज वाला। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के कुल परमाणुओं की संख्या 100 है, तो एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आता है ना, यानी 2 माइनस चार्ज रहेंगे एक ऑक्सीजन पे। तो कुल आवेश की संख्या हम पूछे तो यहाँ पर आपको कितनी मिलेगी, देखेंगे कुल आवेश की अगर हम संख्या पूछे तो कितनी मिलेगी, 200 मिलेगी ना। किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। एक ऑक्सीजन पे 2 ठो माइनस है, तो 100 ठो ऑक्सीजन पे कुल कितने माइनस आएंगे, 200। तो कुल आवेश की संख्या ऑक्सीजन के लिए देखेंगे 200 मिलेगी, 100 गुणा 2। ठीक है, तो जब माइनस वाला 200 है तो प्लस वाले की भी संख्या कितनी होनी चाहिए, 200। तो प्लस वाले की संख्या 200 कब होगी, जब Na2+ आयन की संख्या, ठीक है, और Na3+ आयन की संख्या दोनों को जब हम जोड़ देंगे, जो इन पे चार्ज है, ठीक है, Na2+, तो दिख रहा है कि एक निकेल पे 2 चार्ज है और निकेल के Na2+ आयन की संख्या को हम x माने हैं, तो कुल आवेश की संख्या Na2+ वाले के लिए कितनी हो जाएगी, कुल आवेश की संख्या 2x, और Na3+ वाले के लिए कितनी हो जाएगी, तो एक निकेल पे 3 ठो प्लस चार्ज है, तो जब इससे गुना कर देंगे हम किस में, 98 - x में, तो यहाँ हमें मिल जाएगा कुल आवेश की संख्या किसके लिए, तो Na3+ वाला जो टर्म है। तो जब इन दोनों को 2x + 3 × 98 - x को जब जोड़ देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 200 के बराबर हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो जब इनको हम बराबर करेंगे तो सॉल्व करने पर हमें x का मान मिलेगा 94, यानी Na2+ आयन की कुल संख्या कितनी हो गई, 94। तो इसी का प्रतिशत आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखेंगे जब हम Na2+ का प्रतिशत निकालेंगे तो दिख रहा है कि निकेल के कुल परमाणुओं की संख्या 98 है, इसमें Na2+ की संख्या कितनी है उसका प्रतिशत निकालना है। तो देख रहे हैं कि Na2+ की संख्या 94 मिल गई, तो 94/98 गुणा जब 100 करेंगे तो ये लगभग किसके बराबर आएगा, 96% के बराबर। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप देखें तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 96%, तो ये अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि अपने पहले चैप्टर सॉलिड स्टेट से निकल रहे थे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी आपके लिए। तो इन 35 प्रश्नों को आप हर हाल में कवर कर लेंगे। यहाँ अपना पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। ठीक है, जितने भी प्रश्न हमने आपको कराया है, ठीक है, और उससे संबंधित जितनी भी बातें आपको बताई हैं, एक प्रश्न से रिलेटेड दूसरे प्रश्न के बारे में, ठीक है, तो उन सारी बातों को आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। अगर वीडियो एक बार में समझ में नहीं आए दोबारा देखिए, ठीक है, लेकिन इसको हर हाल में याद कर जाइए। सारे के सारे प्रश्न देखेंगे जब आप पूरी ऑब्जेक्टिव सीरीज हमारी जो चल रही है, जब सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आप कर जाएंगे तो आप देखेंगे जब पेपर देने जाएंगे तो लगभग सभी प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। हूबहू या तो ये पूछेगा या इससे रिलेटेड पूछेगा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे और सभी ऑब्जेक्टिव जो भी कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं अच्छी तरह से समझते जाइए और उसको याद करते जाइए। ठीक है, थैंक यू।